स्वागत है आपका नौकरी प्लस क्लासेस में। मैं हूं रिंकेश चंद। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसका हिंदी नाम वो इसका हिंदी में बोलते हैं वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो वंशानुक्रम किसे कहते हैं इसे देखेंगे। तो माता पिता या उनके पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। तो हमने ये लिख रखा है, माता पिता या उनके पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो गुण हमें माता पिता या उनके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम कहलाते हैं, और जो समाज से प्राप्त होते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें एक मेन चीज़ जो मैंने लिख रखा है, बिल्कुल अच्छी तरह डिफाइन करके लिख रखा है, जो कि आपके नोट्स के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वंशानुक्रम जो होता है वो जैवीय कारक पर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि बायोलॉजिकल होता है वंशानुक्रम। ठीक है। तो वंशानुक्रम जो क्या होता है वो जैविक कारक पर निर्भर करता है, और वातावरण है वो अजैविक कारक पर निर्भर करता है। वातावरण किस पर निर्भर करता है? वातावरण अजैविक कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, अजैविक कारक पर निर्भर करता है वातावरण, जबकि वंशानुक्रम जैविक कारक पर डिपेंड करता है। ठीक। अच्छा, और इसके अलावा और क्या होता है इसमें, एक जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है सेक्स और जेंडर। दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ लिंग ही होता है, लेकिन सेक्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जैविक कारक, जैविकी कारक होता है, और जबकि जेंडर जो होता है वो अजैविकीय कारक होता है। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अधिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो किस पे आएगा, ये आएगा किस में? ये इसमें आएगा। और ये जेंडर जो किस में आएगा? ये आएगा इन्वायरमेंट में, या जैविकी कारक होता है इन्वायरमेंट में आता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं भूल गया इसमें लिखने के लिए, कोई बात नहीं, इसे आप लिख लेना। और मैंने आगे लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वंशानुक्रम जो होता है वो स्थिर होता है। जो गुण आपको माता पिता से प्राप्त होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो बदलते नहीं है ना। तो वंशानुक्रम जो होता है वो कैसा होता है? वो स्थिर होता है वंशानुक्रम स्थिर होता है, जबकि पर्यावरण अस्थिर होता है, गत्यात्मक होता है। हम इसे बोल सकते हैं गत्यात्मक होता है या फिर अस्थिर होता है, गत्यात्मक होता है या फिर अस्थिर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये याद रखना, ये स्थिर होता है, ये अस्थिर होता है। इसके बाद आता है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम किसे कहते हैं इसे मैंने डिफाइन करके लिख भी दिया है। मैंने अच्छी तरह से इसे बहुत कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा लिखें, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। तो वंशानुक्रम, जो गुण हमें अपने माता पिता या उनके दादा दादी या पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, आनुवंशिकता वंशानुक्रम कहलाते हैं, और ये स्थायी गुण होते हैं। ये कैसे गुण होते हैं? ये स्थायी गुण होते हैं। ठीक है, ये बदलते नहीं हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने जन्म लिया मतलब नीली सी आंखें लेकर, और ऐसा और आगे समय पे यानी कि 4-5 साल बाद आपकी आंखें काली हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगर नीली आंखें से जन्म लिया है तो नीली आंखें ही रहेंगी हर हमेशा। ठीक है। तो मतलब ये स्थायी गुण रहते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं इससे करने से पहले मैंने ये देखो, तो जो आनुवंशिकता का गुण जो होता है, यानी कि माता पिता से जो बच्चों में आनुवंशिकता आती हैं वो किसके माध्यम से आते हैं, किसके द्वारा आते हैं? वो आते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से। तो गुणसूत्रों के माध्यम से होते हैं, तो गुणसूत्रों को हम आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है? गुणसूत्र ही आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। अच्छा, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, तो गुणसूत्र होते कहाँ पर है? ये देख लो। ह्यूमन बॉडी जो हमारा शरीर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? शैलक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका में जायगोट होते हैं, यानी कि संयुक्त कोश होते हैं। कोशिकाओं में क्या होते हैं भाई? कोशिकाओं में संयुक्त कोश होते हैं, जिसमें से संयुक्त कोश में 23 मेल के गुणसूत्र होते हैं और 23 फीमेल के होते हैं। टोटल मिलाकर 46 हो जाते हैं, और 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर, या फिर से 46 बोलो या फिर से 26 पेयर बोलो, बात एक ही निकल के आनी है उससे। ठीक है, बात वही है। 23 जोड़े बोलो या फिर 46 बोलते हैं, ये इतने गुणसूत्र होते हैं एक व्यक्ति के अंदर। ठीक है। तो ये देख लेना, जो गुण हमें अपने माता पिता या उन पर दादा दादी से प्राप्त होते हैं आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाते हैं। ये स्थायी गुण होते हैं। और ह्यूमन बॉडी सेल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की ह्यूमन बॉडी कोशिका से मिलकर बनी होती है, और जिसमें संयुक्त कोश होते हैं, जिसमें 23 मेल और 23 फीमेल के गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के माध्यम से ही आनुवंशिकता का वाहक होता है। गुणसूत्र के माध्यम से ही मतलब माँ बाप से बच्चे में उनके गुण जाते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव, अब हम देखते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, कैसे कैसे आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अगर है, देखो, आनुवंशिकता व्यक्ति के रंग रूप आकार शारीरिक गठन में आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। रंग रूप आकार, बिल्कुल
रंग भी हो सकता है, रूप हो सकता है कि माता पिता गोरे चिट्टे हों तो बेटा भी गोरा चिट्टा ही निकले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आनुवंशिकता का प्रभाव हुआ, क्योंकि उसके माँ बाप गोरे थे इस वजह से बच्चा भी गोरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आनुवंशिकता का प्रभाव था। तो व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन में आनुवंशिकता का प्रभाव होता है, इसे भी याद रखना। आगे होता है नंबर 2 पॉइंट पर, कुछ बीमारियां होती हैं, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक इम्पोर्टेंट ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो आनुवंशिकता के कारण बालकों में उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ बीमारियां आनुवंशिकता के कारण बालकों में उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे जैसे फिनाइकिटोनूरिया और कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा, फिनाइकिटोनूरिया और कलर ब्लाइंडनेस जो होती हैं वो कुछ ऐसी बीमारी होती है जो कि आनुवंशिकता के कारण बालकों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, PKU बोलते हैं फिनाइकिटोनूरिया। ये रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और थायराइड कहते हैं, थायराइड के मतानुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। थायराइड का मतानुसार थायराइड ने यह कहा है कि बालक में जो मूल शक्तियाँ होती हैं उसका प्रधान कारण वंशानुक्रम ही होता है। उसका प्रधान कारण क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई होगी। उसके प्रभाव में क्या है, रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन में आनुवंशिकता का प्रभाव होता है, कुछ बीमारियां होती हैं, और थायराइड के मतानुसार बालक की मूल शक्तियाँ प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम होता है। तो ये हमने 3 ही पॉइंट पढ़े हैं, इसमें कुछ इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे कोई लिखना हो तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन इतना ही लिखते हैं जितना कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आ सकता है। हमें कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है, तो वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आनुवंशिकता के सिद्धांत या नियम। तो आनुवंशिकता क्या सिद्धांत है, तो सिद्धांत तो काफ़ी है लेकिन इंपॉर्टेंट 3 है। नंबर पहला समानता का सिद्धांत हो जाएगा, नंबर दूसरा विभिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत हो जाएगा, विभिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा, उससे पहले समानता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नंबर पहला समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। समानता का सिद्धांत है, तो इसे इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलेंगे कि लॉ ऑफ इक्वलिटी बोल दें, इक्वलिटी नहीं बोल सकते, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस ही होता है, यानी कि एक समान दिखने वाला। इसका मतलब होता है समान दिखने वाला। अब ऐसा नहीं है इक्वलिटी नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, तो इक्वलिटी नहीं होगा, समानता का सिद्धांत लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस ही होगा, यही ट्रू है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि समान को ही जन्म देता है, अर्थात घोड़े का बच्चा घोड़े को, कुत्ते का बच्चा कुत्ते को ही जन्म देगा। आप विश्व में कहीं पे भी चले जाएंगे, आप इस संसार में कहीं पे भी चले जाएंगे, वही समान को ही जन्म देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है घोड़े का बच्चा कुत्ते को जन्म दे दे, ऐसा तो होगा नहीं, कुत्ते का बच्चा शेर को जन्म दे दे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि समान को ही जन्म देता है। और इस जो कि एग्जाम की ये तो हमें पता है, चलो समान को जन्म देता है। फिर क्या है, उसमें लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और बुद्धिहीन माता पिता की संतानें बुद्धिहीन होती हैं। ठीक है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिहीन माता पिता की संतान बुद्धिहीन होती हैं। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि बताइए कि जो बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान है, बुद्धिहीन माता पिता की संतान बुद्धिहीन है, तो वो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो वो समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी कि समान दिखने वाला, समान होने वाला। ठीक है, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस कहलाता है। ये जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग नहीं है। बस हमें याद रखना है कि हेरिडिटी के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो एक है समानता का सिद्धांत, समान को ही जन्म देता है, समान बुद्धिमान माता पिता संतान बुद्धिमान तथा बुद्धिहीन माता पिता की संतानें बुद्धिहीन होंगी, यही ट्रू है। ठीक है, यही सिद्धांत कहता है, ये वाला सिद्धांत। नंबर दूसरा था विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि इसमें बालक माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होता, उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होता है। यहाँ पे समान होता था, समानता का सिद्धांत बिल्कुल समान होता था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल समान नहीं होता है, उनसे थोड़ा सा भिन्न होता है, थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने यही लिखा है, देखो हमने अपने बोलचाल की भाषा से ही डेफिनेशन बनाई है। तो इस नियम के अनुसार बच्चे माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि एक ही माता पिता की संतानें एक दूसरे से समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में भिन्न होती हैं। एक दूसरे के समान हैं फिर भी कुछ ना कुछ उनमें अलग है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, मॉर्निंग का आफ्टरनून इसका एग्जाम्पल विशेष एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉर्निंग का आफ्टरनून। अब ऐसा नहीं है मॉर्निंग का इवनिंग एग्जाम्पल हो जाए, ऐसा नहीं होगा, मॉर्निंग का आफ्टरनून हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा उजाला है, इसमें पूरा उजाला है, इसमें थोड़ा उजाला है, इसमें पूरा उजाला है। अपोजिट नहीं होगा, मॉर्निंग का इवनिंग नहीं होगा। अगर मॉर्निंग का इवनिंग हो जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, तो वो प्रत्यागमन में आ जाएगा। तो वो किस में आ जाएगा, तो वो प्रत्यागमन में आ जाएगा। अगर मॉर्निंग का इवनिंग हो गया तो वो किस में आ जाएगा, प्रत्यागमन में आ जाएगा। क्या हो गया।
हाँ, तो किस में आ जाएगा, अगर मॉर्निंग का इवनिंग हुआ तो प्रत्यागमन में आ जाएगा। ठीक, इसमें नहीं आएगा। यानी कि प्रत्यागमन कहता है बिल्कुल विपरीत, ये विपरीत नहीं कहता, थोड़ा सा भिन्न अवश्य हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर बुद्धिमान, अगर माता पिता बुद्धिमान है और बालक बिल्कुल बुद्धिहीन नहीं है, बिल्कुल जनरल है, सामान्य है, जैसे कि ना तो बुद्धिमान है ना ही बुद्धिहीन है, यानी कि बीच का है, तो विभिन्नता का नियम में आ जाएगा। ठीक है, इसे बिल्कुल विपरीत नहीं है ना, बिल्कुल विपरीत नहीं है। तो यानी कि उनसे माता पिता से थोड़ा सा भिन्न रहेगा, लेकिन बिल्कुल विपरीत नहीं होगा, तो विभिन्नता के नियम में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इसमें ये इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब उनसे माता पिता के बच्चे जो होते हैं माता पिता से कुछ ना कुछ थोड़े ना थोड़े भिन्न होते हैं, है ना, आदत में, स्वभाव में, रंग रूप में, ऐसे भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग और एक एग्जांपल लिखना चाहते हो, एग्जांपल देखो, वो एग्जांपल ये हो जाएगा, अगर 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 जैसे माताजी बिल्कुल गोरी हैं, माताजी और माता पिता बिल्कुल गोरे गोरे हैं, माता पिता बिल्कुल गोरे गोरे हैं, है ना, बिल्कुल गोरे हैं, और बच्चा हो जाए बिल्कुल सांवला, बच्चा हो जाए कैसा, सांवला, बच्चा ना पूरी तरह से ना तो काला रहे ना तो गोरा रहे, बच्चा हो जाए सांवला। ये माता पिता तो हैं गोरे, माता पिता हैं गोरे और बच्चा हो जाए सांवला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये विभिन्नता के सिद्धांत में आ गया। इसका मतलब ये विभिन्नता के सिद्धांत में आ गया। ठीक है, तो नंबर तीसरे पे आते हैं, यही बस यही है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। नंबर तीसरे पॉइंट पे आते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत देखते हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये है, ये ऐसा है कि इसमें बालक बिल्कुल माता पिता के बिल्कुल विपरीत होता है, माता पिता से बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, जैसे कि बालक अपने मतलब इसमें लिखा हुआ है, इसमें बालक अपने माता पिता बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे कि हमने बोल दिया, अगर मॉर्निंग का इवनिंग, है ना, अगर माता पिता बिल्कुल बुद्धिहीन है तो माता पिता बुद्धिहीन है तो बालक कैसा होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। माता पिता बुद्धिमान तो बालक बुद्धिहीन हो जाएगा। ठीक, तो इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत होता है, अर्थात बालक अपने माता पिता के विशेष गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। ठीक है, सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अर्थात बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पिता का कोमल तथा बालक का स्वभाव कठोर होना। अगर पिता का स्वभाव कोमल है, अगर पिता का स्वभाव कोमल है तो बालक का स्वभाव कठोर हो जाएगा। ये इसमें आ जाएगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन में आ जाएगा, प्रत्यागमन के सिद्धांत में आ जाएगा। बिल्कुल विपरीत हो गया ना, बिल्कुल विपरीत हो गया। अच्छा, अगर माता पिता गोरे हैं तो बेटा बिल्कुल काला हो जाए, और माता पिता बिल्कुल गोरे हैं तो बेटा बिल्कुल काला हो जाएगा। तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, प्रत्यागमन के सिद्धांत में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिख रखा है, डे का नाइट हो जाना, क्या होगा, डे का नाइट हो जाना, तो ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट और एक पढ़ो। ठीक, हाँ, बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिहीन और बुद्धिहीन माता पिता की संतान बुद्धिमान, इसका मेन एग्जाम्पल ये जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, यही रहता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों सिद्धांत पढ़े। सिद्धांत काफ़ी होते हैं, लेकिन ये 3 सिद्धांत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, रीट में है, यूपी टेट में, सुपर टेट में, सब में यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें वंशानुक्रम का बालक व प्रभाव, वंशानुक्रम का बालक पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से बताया है, तो इसे हम देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो नंबर पहला है मूल शक्तियों पर प्रभाव। तो मूल शक्तियों पर प्रभाव कौन कहता है, थार्नडाइक कहते हैं कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। ठीक है, तो मूल शक्तियों पर प्रभाव कौन कहते हैं कि ये ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो कि ये कहते हैं कि बालक की मूल शक्तियों पर प्रभाव का कारण वंशानुक्रम होता है, ये ऐसे थार्नडाइक हैं। अच्छा, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, ये ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, ये कार्ल पियर्सन कहते हैं। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छा नंबर दूसरे आते हैं व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। तो व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, कैटल साहब ये कहते हैं कि व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक योग्यता का मतलब क्या हुआ
जैसे कि पिताजी पेठे का काम कर रहे हैं तो बेटा भी पेठे का काम करने लगा, उस बेटे का बेटा भी पेठे का काम करने लगा, फिर उसका भी पेठे का काम करने लगा। तो यानी कि ये सब चीज़ें कैसे चल रही है, वंशानुक्रम चल रही है। जो बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, वो वंशानुक्रम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैटल, ये कैटल ने कहा था, व्यवसाय की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, कैटल ने कहा था। अच्छा, दूसरे नंबर चौथी में आते हैं सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। तो सामाजिकता का प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा था, ये विनशिप ने कहा था, विनशिप ने कहा था। ठीक है, यानी कि जैसे माता पिता का सामाजिक प्रभाव होगा, उसी तरह से बालक का सामाजिक प्रभाव होगा। ये विनशिप साहब जी ने कह दी थी इस बात को। ठीक है, नंबर 5वें पॉइंट में चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, माता पिता का चरित्र का बालक पर प्रभाव पड़ता है। डगडेल जी कहते हैं कि चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, गोडार्ड कहते हैं, तो फेमस, इसे तो हम पढ़ेंगे बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से बाद में। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, गोडार्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा वंशानुक्रम खत्म हो गया। यहीं से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं, ये 6 पॉइंट काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट है ये, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, इसे याद रखें आप। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, जो मैंने लिखाया है उसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए प्लीज़ जो भी मैं जितना भी मैं नोट्स लिखाऊँ उसे आप लिख लीजिए, ना लिखें तो कोई बात नहीं, इसे आप समझ लीजिए, है ना, याद कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में छूटे ना। और यहाँ से 100% आने हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छी तरह से इधर उधर के पेपर देख के बनाए हैं हमने ये। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं वातावरण को। वातावरण क्या होता है भाई, वातावरण और पर्यावरण बात एक ही होती है। पर्यावरण का मतलब परिधन आवरण से बना होता है। परिधन आवरण, परि का मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब ढका हुआ, चारों ओर से ढका हुआ। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, चारों ओर से ढका हुआ। जैसे जल, पेड़ पौधे आदि, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ढकी हुई हैं। जल हैं, पेड़ पौधे हैं, और ऐसे पर्वत पठार वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ढकी हुई हैं। ठीक है, तो इन सब का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जी बिल्कुल पड़ता है। बालक के विकास पर, बालक के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं ये सभी चीज़ें। अतः पर्यावरण बालक के विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। कहा जाता है कि बालक के विकास में वातावरण और पर्यावरण का बराबर योगदान होता है। ये भी कहते हैं कि बालक के विकास में वातावरण और पर्यावरण का बराबर योगदान होता है ना। और वुडवर्ड साहब जी कहते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होता है। वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होता है, अर्थात अगर वंशानुक्रम का 0 हो जाए, वातावरण हो जाए, वंशानुक्रम में 0 हो जाए, वातावरण हो जाए, तो इसका आंसर बराबर 0 ही आ जाएगा। बालक का विकास होगा ही नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ 0 हो जाए तो बालक का विकास ही नहीं होगा। वुडवर्ड साहब ये कहते हैं। इन दोनों का वंशानुक्रम तथा बालक के विकास में वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होता है। ठीक है, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होता है। और ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत कम होता है। ये कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत कम होता है, वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि कह सकते हैं अगर ये 20% है तो ये 80% इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रभाव 80% पड़ेगा। ठीक है, और इसका प्रभाव 20% पड़ेगा, ये कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होता है। ठीक है, और जिसमें वंशानुक्रम कम होता है, वातावरण ज़्यादा होता है। कभी वंशानुक्रम ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वंशानुक्रम से कुछ ही लक्षण होते हैं जो कि माता पिता से बच्चे में आते हैं, और बाकी का जो भी बालक का विकास होता है वो समाज से प्राप्त होता है उसे। ठीक है, तो ये वुडवर्ड साहब ने कहा था कि वंशानुक्रम वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर एक दूसरे गुणनफल के बराबर होता है। इसे मैंने लिख भी दिया है। और यदि इनमें से कोई भी एक कारक शून्य हो जाए तो विकास भी शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव कम होता है, ये कहते हैं, और तथा वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है। कभी वंशानुक्रम ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैंने भी जो बताया था वही लिख दिया है हमने, कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव कम होता है तथा वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है। वातावरण होता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। कभी भी वंशानुक्रम ज़्यादा नहीं हो सकता, वंशानुक्रम ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ठीक, अच्छा, और इसमें फुले साहब भी यही बात कहते हैं, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं। फुले साहब भी यही कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव कम होता है, वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है। ये फुले साहब भी कहते हैं, फुले, इसे याद रखना। ठीक है, वंशानुक्रम स्थायी होता है जबकि वातावरण गत्यात्मक होता है। वंशानुक्रम कैसा होता है, स्थायी होता है, जबकि वातावरण गत्यात्मक होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा वंशानुक्रम वातावरण टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे कि हम आगे की वीडियो बना सकें, क्योंकि मैं CDP का पूरा बेस्ट डालने वाला हूँ, फिर मैथ का डालूंगा। धीरे धीरे करके हमें सारे UP टेट और रीट की तैयारी अच्छी तरह से कराएंगे। ठीक है, और सुपर टेट की भी तैयारी है इसी चैनल पे से होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स हैं,
ठीक है, और काफ़ी बहुत अच्छी तरह से बनाने का प्रयास किया, जिससे कि मेरे मेरे नोट्सों में से कोई भी क्वेश्चन हटे ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग से